Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In today's video we are going to study about the cell cycle का जो I phase है, interphase है, उसके बारे में, ठीक है। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन देखा था, सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने सेल साइकिल देखी थी होती क्या है, उस पर कितने फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेल साइकिल में जो इंटरफेज है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, वो क्या है, उसके अंदर कौन से सब फेजेस आते हैं, G1, S, G2 फेजेस, और उसे हम डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इंटरफेज होता है उसको आई फेज भी बोला जाता है, ओके। एंड दिस फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज है। सेल साइकिल में बेसिकली दो ही तो फेज होते हैं, आई फेज एंड एम फेज। तो एम फेज इज द शॉर्टेस्ट वन एंड आई फेज इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर 95 to 97% ऑफ टोटल सेल साइकिल, ओके। टोटल सेल साइकिल का जो 95 to 97% पार्ट है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द आई फेज और इंटरफेज, ठीक है। आई फेज के अंदर जो सेल्स होते हैं, दे आर साइटोलॉजिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर साइटोलॉजिकली रेस्टिंग, ओके। सो दिस फेज इज बेसिकली साइटोलॉजिकली रेस्टिंग फेज है ये, ठीक है। इसको हम सेल के रेफरेंस में अगर देखें कि सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर उस केस में हम इसको देखें तो ये रेस्टिंग फेज है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता। दिस इज द फेज वेयर सेल विल ग्रो, it will increase its content, it will increase its cytoplasmic content, ठीक है। सो साइटोलॉजिकली रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं हम आई फेज को? इसीलिए क्योंकि इस वाले में, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता, वो सिर्फ ग्रोथ शो करता है। उसको वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाता है, अपना न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ाता है, बट वो कोई डिवीजन शो नहीं करता। दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइटोलॉजिकली इट इज़ रेस्टिंग स्टेज। बट अगर हम बायोकेमिकल टर्म्स में देखें तो बहुत ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर। सो बायोकेमिकली इट इज़ मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। बायोकेमिकली इट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज या मोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। तो साइटोलॉजिकली रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं? इट इज इन रेफरेंस विद सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग स्टेज बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो एपरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये रेस्टिंग है। अदरवाइज बायोकेमिकल टर्म्स में इट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। फर्स्ट इज G1 phase, then S phase and then G2 phase. Okay, so basically 3 phases are there, G1 phase, S phase and G2. सीक्वेंस आपको यही रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको बोलना है। G1, G2, S नहीं बोलते हैं, क्योंकि G1 के बाद पहले S आता है, उसके बाद G2 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो G1 phase है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। S phase means synthesis phase and G2 phase means second growth phase. Okay, so this is the basically I phase क्या है, ग्रोथ फेज ही तो है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। तो यहाँ पर कोई सेल डिवीजन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पर सारा ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे G1 फेज से, उसके बाद S एंड देन G2 फेज। सो G1 फेज जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल शुरू ही यहीं से होती है, ठीक है। सो G1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज। अब ये दो टर्म्स का क्या मतलब है? इसको पोस्ट माइटोटिक बोल रहे हैं। पोस्ट माइटोटिक मतलब, पोस्ट का मतलब होता है किसी के बाद आ रहा है ना, तो किसके बाद लिखा हुआ है, माइटोसिस के बाद में। तो बेसिकली हमारे पास एक आई फेज होता है
है ना। आई फेज के बाद एम फेज स्टार्ट होता है, तो एम फेज में जाकर माइटोसिस होती है। तो एक जो प्रीवियस साइकिल गई, प्रीवियस सेल साइकिल जो चली है, उसमें जो माइटोसिस खत्म हुई होगी और जो नेक्स्ट सेल साइकिल स्टार्ट होगी, तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस सेल साइकिल खत्म होगी एम फेज से, माइटोसिस से, और जो नेक्स्ट सेल साइकिल स्टार्ट होगी वो G1 फेज से स्टार्ट होगी, है ना। यहाँ पर मैं सेम साइकिल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2 साइकिल्स की बात कर रही हूँ, एक जो कंप्लीट हो चुकी है और एक जो स्टार्ट होने वाली है। सो जो कंप्लीट हुई है वो माइटोसिस से ख़त्म हुई है और जो स्टार्ट होगी वो G1 से स्टार्ट होगी। तो इसीलिए इसको बोला हुआ है कि पहली सेल साइकिल का जो माइटोसिस खत्म हुआ है उसके बाद आने वाला ये फेज़ है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज़। और अगर हम देखें एस फेज़ से तो पहले आ रहा है, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था यही रहेगा, तो एस फेज़ से पहले आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्री सिंथेटिक फेज़, और प्री एस फेज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इट इज़ ए फेज़ बिटवीन एंड ऑफ M phase of previous cell cycle and initiation of DNA replication। मतलब कि पहले वाली सेल साइकिल का जो एम फेज खत्म हुआ और दूसरी वाली सेल साइकिल का जो DNA रेप्लिकेशन शुरू होगा एस फेज के अंदर, उससे बीच में आता है ये फेज, ठीक है। तो उसका इंटरमीडिएट फेज है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ आई फेज। देखो सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट आई फेज, और अगर आई फेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट देखें तीनों में तो कौन सा होता है, G1 फेज, ठीक है। जो सेल्स होते हैं G1 फेज में दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव और वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सेल्स होंगे G1 फेज में दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कॉन्टिन्यूसली। दे ग्रो कॉन्टिन्यूसली। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, न्यूक्लियस विल ग्रो ओनली अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही वो ग्रो करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है अपने डायमेंशंस में, वो अपनी एक लिमिट तक ही बढ़ता है, जबकि साइटोप्लाज्म विल ग्रो इनडेफिनेटली, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। इसके अंदर जब ग्रोथ हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी भी, बहुत सारे सब्सटेंसेस की सिंथेसिस भी होगी, राइट। सो नेक्स्ट इज accumulation and synthesis of accumulation and synthesis of क्या क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स, RNA, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज एंजाइम होती है जो DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, एंजाइम ऑफ DNA रेप्लिकेशन। और आपको पता है DNA रेप्लिकेशन तो एस फेज़ में होगी, तो ये यहाँ क्यों बन रही है, इसको तो एस फेज़ में बनना चाहिए, है ना। बट आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो भी नेक्स्ट स्टेज आने वाला होता है उसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। ये एस फेज़ में होगा जाकर, रेप्लिकेशन तो एस फेज़ में होगी, पर उसके लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, प्रिकर्सर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ G1 फेज़ में ही सिंथेसाइज करके रखा जाएगा, वहाँ जाकर सिर्फ वो DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, ये सब कुछ G1 फेज़ में ही बन जाती है। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो G1 फेज़ होता है वो साइट है वेयर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विल डुप्लीकेट, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में पूछा जाता है कि 5th पॉइंट है कि डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज है वो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज कहाँ पर डुप्लीकेट होती है, तो उसका आंसर होगा G1 फेज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज टेक्स प्लेस इन G1 फेज, ओके। अब जो G1 फेज की लेंथ होती है वो वेरिएबल है फ्रॉम सेल टू सेल। लेंथ ऑफ G1 फेज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल,
ठीक है, किस तरह से? जैसे कोई भी सेल है जो बहुत फ्रिक्वेंटली डिवाइड करता है, उसका काम डिवाइड करना है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो उस सेल के अंदर जीवन फेज बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो उसका काम ही डिवाइड करने का है ना। वो हमेशा सेल साइकिल में ही रहता है, सेल साइकिल में एंटर करता रहता है एक टाइम के या दूसरे टाइम के बाद, तो उसको तो आदत हो चुकी है, वो बहुत जल्दी जीवन फेज अपना कंप्लीट कर लेगा। पर कोई ऐसा सेल है जो कि कभी कभार डिवाइड करता है, कभी कभार सेल साइकिल में एंटर करता है, तो उसको जीवन फेज को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखना है कि जो फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, वो जीवन को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। उनमें शॉर्टर जीवन होता है, शॉर्टर जीवन फेज, है ना। जैसे आप अपने से ही कंपेयर कर सकते हो कि कोई भी काम अगर आप डेली कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बट अगर आप कोई भी ऐसा काम है जो आप एक साल में एक ही बार करते हो, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क, है ना, क्योंकि आपकी उसमें पेस ही नहीं बनी हुई, स्पीड ही नहीं बनी हुई है। बट अगर एक ही काम आप डेली डेली करते हो तो आपकी उसमें स्पीड बन जाती है, पेस बन जाती है। तो यहाँ पर वही है कि जो सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं, वहाँ पर शॉर्टर होता है। और जो फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं करते हैं, नॉन फ्रिक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स हैव लॉन्गर जीवन फेज। ठीक है, तो उनका जीवन फेज काफ़ी लॉन्ग होता है, छोटा नहीं होता, उनका काफ़ी लॉन्ग होगा जीवन फेज, राइट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए कि किसी भी सेल का जो फेट है वो कौन डिसाइड करेगा, सेल साइकिल में किस सेल का क्या फेट रहेगा, वो आगे डिवाइड करने वाला है या डिवाइड नहीं करने वाला है। ये सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं जीवन फेज में ही लिए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीवन फेज इज बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग फेज। ओके, सो फेट ऑफ सेल, फेट मतलब भाग्य, डेस्टिनी, किस्मत जो होती है, विल बी डिसाइडेड ड्यूरिंग जीवन फेज। सो जीवन कैसा है, डिसीजन मेकिंग फेज, ये भी याद रखना। हमारे पास 3 तरह के सेल होते हैं। एक वो जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, उनको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं विच विल नेवर डिवाइड, जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करते, उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। और एक तीसरी कैटेगरी होती है कि वो पहले तो डिवाइड नहीं कर रहे थे, बट जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर भी सेल के अंदर या कभी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको ज़रूरत पड़ेगी, तब वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करके डिवाइड करेंगे, उनको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड। तो नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए, विल डिवाइड लेटर ऑन। ठीक है, तो जो बाद में डिवाइड करेंगे दे आर नोन एज डी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो वो है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है, जिनका काम ही डिवाइड करने का है सिर्फ और सिर्फ, वो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। द वन हु डू नॉट डिवाइड आर नोन एज डिफरेंशिएटेड एंड द वन हु डिवाइड लेटर ऑन, ठीक है, उनको बोला जाता है डी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं जो ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो तो सेल साइकिल में एंटर नहीं करेंगे, तो वो रहते कहाँ हैं? ये जो डिफरेंशिएटेड वाले सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, दे आर फाउंड इन जी नॉट फेज, और इसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। ये नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जी नॉट फेज में जो सेल होता है वो सेल साइकिल को छोड़ के चला जाता है, एग्जिट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, लीव कर देता है या अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। तो वहाँ पर जी नॉट फेज में ग्रोथ जो सेल्स होते हैं वो सेल साइकिल को लीव नहीं करते, वो अब टर्मिनेट नहीं करते, वो वहाँ पर अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हम डिस्कस करते हैं आगे जी नॉट फेज क्या होता है। सो नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। इसमें लिखेंगे सम सेल्स इन एन एडल्ट की बॉडी में, सम सेल्स इन एन एडल्ट एनिमल डू नॉट डिवाइड, वो कभी डिवाइड ही नहीं करते, एक बार बन गए तो बन गए, उसके बाद वो लाइफ टाइम में कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स जो होते हैं हमारे अंदर वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, वो एक बार जो बन चुके हैं वो उतने ही हैं, दे विल नेवर डिवाइड। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना, नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। वेयर एज
many cells divide occasionally. उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार ओकेजनली डिवाइड करेंगे, ठीक है, जस्ट टू रिप्लेस द सेल लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और डेथ। ठीक है, तो कुछ सेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि सेल में बॉडी में कहीं इंजरी हो गई या डेथ हो गई किसी भी सेल की, तो वहाँ पर उन सेल को रिप्लेस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कभी भी कट लग जाता है, हैंड में कहीं कट लग गया या स्किन पे कहीं पर भी कट लग गया, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो जो कट होता है वो हील हो जाता है, वहाँ पर एक स्किन की लेयर आ जाती है। तो वो हीलिंग करने के लिए कौन से सेल्स होंगे, जो अभी तक तो कहाँ थे, जी नॉट में, फिर जब उनकी ज़रूरत पड़ी, उनको डिवाइड करने के लिए बुलाया गया, तब वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर हो गए। तो अभी तक तो वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, बट जब दोबारा डिवाइड करेंगे, जब उनकी ज़रूरत होगी, तो वो डी डिफ्रेंशिएटेड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सच टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स रहते कहाँ हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, रिमेन्स इन जी नॉट और क्विसेंट स्टेज बोला जाता है इसको, जी नॉट और क्विसेंट स्टेज। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं, आप लोग याद रखिएगा, जी नॉट फेज एज वेल एज क्विसेंट स्टेज। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इफ़ सेल वॉन्ट्स टू डिफ्रेंशिएट, उसको डिवाइड नहीं करना है, वो डिफ्रेंशिएट होना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, इट विल एंटर इनटू जी नॉट फेज। ठीक है, तो अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहता और वो डिफ्रेंशिएट करना चाहता है, ठीक है, जो डिवाइडिंग थे उनको तो अनडिफ्रेंशिएटेड बोलते थे, जो डिफ्रेंशिएट होना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, दे विल एंटर इनटू जी नॉट फेज, राइट। सो इन जी नॉट फेज जो सेल्स हैं, सेल्स इन जी नॉट फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ऐसा नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नो, सेल्स इन जी नॉट फेज आर मेटाबॉलिकली बिल्कुल एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट डू नॉट डिवाइड, बट दे डू नॉट डिवाइड और डू नॉट प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, अनलेस दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक उनको बोला ना जाए, जब तक उनको मैसेज ना दिया जाए कि अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है, तब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे। इस तरह के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सेल्स कहाँ मिलते हैं, जी नॉट फेज में। तो ये जी नॉट फेज के कैरेक्टर हैं कि इस फेज में सेल्स जो होंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं बड़े आसानी से, बट वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको मैसेज मिले, कब उनको सिग्नल मिले कि अभी डिवाइड करना है, तब वो डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इस तरह के सेल्स कहाँ पर रहते हैं, जी नॉट फेज के अंदर। ठीक है, तो आप लोग कभी भी ये मत बोलना कि जी नॉट में डिवाइड नहीं कर रहा है तो जी नॉट में वो कैसा है, इनएक्टिव है। नो, दे आर ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, और जी नॉट फेज कैसा है, सस्पेंडेड ग्रोथ होती है सेल की, सस्पेंडेड ग्रोथ ऑफ सेल। ये मत बोलना कि कभी भी कि जो सेल है वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देंगे, नो, सस्पेंड कर लेंगे सेल अपनी ग्रोथ जी नॉट फेज के अंदर, राइट। और जी नॉट फेज की लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है एंटी फेज। तो एंटी फेज एक छोटा सा फेज होता है जो कि जीवन के लास्ट में मिलता है और जो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, antiphase. So antiphase is basically energy storing phase at the end of G1 phase. ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग फेज है ये, एनर्जी स्टोरिंग फेज at the end of G1 phase. तो G1 फेज के एंड में एनर्जी स्टोर करने का काम, एटीपी स्टोर करने का काम इसका होगा। इस फेज को हम एंटी फेज बोलते हैं। इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है
आई फेज़ के बारे में और आई फेज़ का जो पहला फेज़ है G1 फेज़ उसके बारे में, ठीक है। बाकी के जो फेजेज़ हैं S फेज़ और G2 फेज़ वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा टॉपिक ऐसे ही सेम। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह नीट के रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।